नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और इस वक्त की बात करें तो खबरें बहुत सारी हैं, क्योंकि एक और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और उनके इस्तीफों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं के कविता की भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। चुनावी खबरें भी है बहुत सारी, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। ईडी की हिरासत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक और निर्देश। भाजपा ने कहा, हिरासत से आदेश देना असंवैधानिक। उपराज्यपाल से की शिकायत। गिरफ्तारी पर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने। टीआरएस नेता के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया पेश। अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित। ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का है आरोप। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। कंगना रनौत ने कहा, भद्दी टिप्पणी से हुआ दुख। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की घोषणा। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जो काम किए वे किसी से नहीं छिपे। गुजरात, हिमाचल सहित विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का भाजपा ने किया ऐलान। हिमाचल में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सभी 6 विधायकों को टिकट। गुजरात में पोरबंदर से अर्जुन भाई मोडवाडिया को टिकट। सिक्किम विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी सूची। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार। उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज जारी करेगा अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। वहीं कर्नाटक की जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में 3 सीटों पर फैसला संभव। गाजा में तुरंत संघर्ष विराम के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। अमेरिका को छोड़कर परिषद के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजरायली पीएम ने जताई नाराजगी। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से, तो वहीं कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को दी 4 विकेट से मात। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर भाजपा हमलावर है और भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि 9 साल से केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब जेल में जाने के बाद वो कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली वासियों की चिंता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो उन्होंने ईडी कस्टडी से जो संदेश भेजा है वो मैंने ध्यान से सुना है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, हंसी भी आती है कि 9 साल से आपकी सरकार है, बल्कि 10वां साल है, और 10 साल के अंदर सारे दिल्ली में जबकि लोग गंदे पानी से, पानी की किल्लत से, पानी के लीकेजेस से, इन सब चीजों से त्रस्त होकर रोज सड़कों पर 8 सालों से झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, सेवा बस्तियों में आंदोलन करते थे, और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी 9 साल के बाद जेल में जाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। और डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान के पीछे कारण यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से सरकार को एक और निर्देश जारी किया है, और ये निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस निर्देश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ईडी की हिरासत में दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की
चिंता है। आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। तो ईडी की हिरासत से अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को भेजा है निर्देश। और भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल और ईडी से भी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशिया और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत की है, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से एक अवैध ऑर्डर दिखाया और ये कहा कि मुख्यमंत्री ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। उन्होंने इसे पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और दिल्ली के सीएम के ऑफिस का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि ये एक आपराधिक साजिश है। ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए। तो दरअसल अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे हैं कि मैं जेल में रहकर मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की सरकार चलाऊंगा। और बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी अरविंद केजरीवाल के ईडी की हिरासत से सरकार को एक और निर्देश जारी करने पर टिप्पणी करते हुए इसे विक्टिम कार्ड खेलने का ड्रामा करार दिया। अचानक से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता हो गई। ये सब जो ड्रामा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम तो विक्टिम हैं, हम तो बेचारे हैं, हमें फंसाया जा रहा है, हम तो दिल्ली की चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप भ्रष्टाचार के मामले के अंदर ईडी की कस्टडी में हैं। और इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग अब जोर पकड़ रही है। इस मांग को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को लूटा है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, भाजपा प्रदर्शन कर रही है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? दिल्ली की पूरी जनता चाह रही है, दिल्ली के नागरिक चाह रहे हैं, दिल्ली को जिस प्रकार से लूट लिया अरविंद केजरीवाल ने, अब उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक तो लूटा, ऊपर से दिल्ली को पानी के बिना साफ, सीवर के बिना, अस्पताल में दवाइयों के बिना दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आज 9 साल बाद उनको याद आ रहा है कि हाँ, पानी नहीं दे पाए, सीवर नहीं दे पाए, आज कह रहा है बिजली दवाई नहीं दे पाए। तो ऐसे भ्रष्टाचारी को यथाशीघ्र उसका इस्तीफा हो, नहीं तो उसको बर्खास्त किया जाए। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक इस्तीफा नहीं आया, रिमांड पर भी है। ये संवैधानिक संकट ला रहे हैं वो, और दिल्ली की जनता को आह्वान किया गया है आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और आप देखिए कैसे लोग सड़कों पे आए हैं। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ऐसा दिल्ली की जनता चाहती है। केजरीवाल ने जो कहते थे कि चाहे उनके ऊपर चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई भी आरोप लगेगा तो पहले त्यागपत्र लेंगे, और अब ठीक उल्टा कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता से चिपके हुए हैं, सत्ता के लोभी हैं। इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि जिस गली में जाइए सब लोग रो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता का दबाव इस भ्रष्टाचारी का दिमाग खोलेगा। धन्यवाद मनोज तिवारी। उनका कहना है कि पूरा विश्वास है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ईडी पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है और
भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल जेल। कैमरामैन उत्तम के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने को लेकर कहा कि जो पार्टी ईमानदार होने का दम भरती थी, उसकी पूरी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब 9 समन्स का निरादर कर विवश कर दिया जांच एजेंसियों को अपने यहाँ आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाने में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स ले लिए और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करा गया, तब उनकी ये सारी की सारी मोरालिटी कहाँ थी? आज वो जेल से चलाना चाहते हैं सरकार, उससे दिल्ली की जनता का कितना ज्यादा अहित होगा। उनको किसी नैतिक ग्राउंड पे क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और दिल्ली भाजपा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया, जिसके बाद हमने आपके सामने खबर रखी कि किस तरीके से जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर अब भाजपा का ये मांग है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस आह्वान को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके मद्देनजर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर और अन्य जगहों पर पुलिस की तैनाती और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो वर्किंग के लिए आते हैं उनको कोई समस्या ना आए, इसलिए किसी भी मेट्रो स्टेशन पे हमने बोर्डिंग डिबोर्डिंग को बंद नहीं किया है। सब मेट्रो स्टेशन उसमें चल रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अपने बंदे उसमें लगाए हुए हैं। कुछ मेट्रो स्टेशन पे, स्पेशली जैसे पटेल चौक पे या लोक कल्याण मार्ग पे, वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे और जो कॉमन है उनको सबको जाने देंगे। आम ट्रैफिक चलता रहेगा सब जगह पे, किसी को कोई समस्या ना आए, इसको मद्देनजर रखते हुए किसी रोड को डाइवर्ट या ट्रैफिक से हम अलग से बात कर लेंगे उस विषय में। बट अभी जो रोड सड़कें चल रही हैं वो सड़कें चलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं गिरीश निशान और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे उर्मिलेश भट्ट। सबसे पहले गिरीश, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के चलते दिल्ली वासियों को कितनी मुसीबत हो रही है, लेकिन आज के इनके प्रदर्शन का क्या कुछ असर नजर भी आ रहा है? हालांकि पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। गिरीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है गिरीश को आवाज नहीं आ रही। चलिए उर्मिलेश भट्ट के पास चलते हैं। उर्मिलेश, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से आज सुबह से ही अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा हमलावर है, लेकिन इस मांग को लेकर अब आज के दिन की बात करें तो किस किस स्तर पर कहां-कहां प्रदर्शन करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी? हमारे दोनों संवाददाताओं को मेरा इस वक्त आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन ये खबर आपके सामने जिसमें आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को लेकर आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी की मांग कि इन्हें इस्तीफा देना चाहिए और वहीं आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इस खबर की। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस।
घर छोड़ दूं? SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की ही खबर का। जैसा हमने आपको पहले बताया कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस खबर पर आमने सामने हैं। हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गिरीश निशाना और उर्मिलेश भट्ट। आइए उनका रुख करते हैं। सबसे पहले गिरीश, जानना चाहेंगे आपसे, आम आदमी पार्टी के आज प्रदर्शन हो रहे हैं, गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हर स्तर पर सरकार की ओर से ये बताया गया, ईडी की ओर से बताया गया है कि किस तरीके से जांच भी आगे बढ़ रही है और पुख्ता सबूत भी मिल रहे हैं। लेकिन आज के प्रदर्शन को लेकर जानना चाहते हैं आपसे, किस स्तर पर, कितनी मुश्किल दिल्ली वासियों को उनके प्रदर्शन से? देखिए ममता, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज करीब सुबह 10 बजे करीब जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के आसपास पहुंच चुके थे। ऐसे में क्योंकि जिस तरह से वो सड़कों पर कुछ आए थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो नई दिल्ली का क्षेत्र है वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया था। और हालांकि दिल्ली पुलिस ने खासतौर पर नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लगाई हुई है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के समर्थक वहाँ पहुँचने का प्रयास किया है। ऐसे में जो दिल्ली के अगर नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार की बात की आम आदमी पार्टी के, वो वहां पर पहुंचे थे, सोमनाथ भारती। इसके अलावा जो दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं राखी बिरला, वो यहां पर पहुंची थी। तो खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को उन्हें डिटेन करना पड़ा और कहीं ना कहीं वो बसों में बैठाकर ले गए। लेकिन हालांकि उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से व्यवस्था सुचारू रूप से उसको कायम रखी। हालांकि ये लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। बावजूद इसके जो दिल्ली पुलिस है उसने व्यवस्था पूरी सही तरीके से बनी रहे, इसके लिए खास तौर पर इंतजाम किए हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर धारा 144 लगाई हुई थी, बावजूद आम आदमी पार्टी के समर्थक यहाँ पर पहुंचे। गिरीश, एक बात स्पष्ट है कि इस पूरे मसले में अरविंद केजरीवाल को 9 समन मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ऐसे में कार्यकर्ताओं का जमीन पे उतरकर धरना प्रदर्शन, क्या मंशा इसके पीछे? क्योंकि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जाहिर है पुलिस को भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये कानून की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे, अगर इसकी बात करते थे तो इनको 9 सम्मन का क्यों इंतजार करना पड़ा? 9 सम्मन क्यों इन्होंने ठुकरा दिया? आखिर ईडी को क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? अगर ये पहले ही अगर चले जाते तो अपनी बातचीत रख सकते थे, लेकिन इस मामले में पूरी तरह से कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। तो अपने आप में जो ईमानदार पार्टी कही जाती थी, आज उसके ऊपर दिल्ली में सवालिया निशान लग गए हैं। किस तरह से आबकारी नीति के अंदर घोटाला हुआ है, उसको लेकर सवाल या निशान खड़े हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही है, अभी फिलहाल सबको मालूम है कि 28 मार्च तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो ईडी की कस्टडी में हैं, उनमें वहां पर पूछताछ चल रही है। बावजूद उसके आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अपने प्रदर्शन के लिए ही जानी जाती है। चाहे उन्होंने अगर पुराने समय की ममता बात की जाए तो आपको याद होगा 26 जनवरी के आसपास भी दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतर गए थे। उन्होंने कहीं ना कहीं जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया था। तो ये पार्टी पूरी तरह से प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। और ये यहाँ समझना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, इसलिए दिल्ली वासियों की मुश्किल को आसान करना ये उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उर्मिलेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उर्मिलेश, किस तरह आज भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलंद कर रही है अपनी आवाज? जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से कि आपने भी दर्शकों को बताया अभी और अपनी खबर हमने दिखाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है जो शहीदी पार्क है उसमें इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो अपना जो है रिजाइन दें, क्योंकि उनको जो है जो ईडी है उन्होंने आरोपी बनाया है जो आबकारी नीति है उसमें। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा न देकर के दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और धोखा कर रहे हैं। ऐसे में देखा गया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर यह दबाव बनाया जा रहा है। और उनका ये मानना भी है कि एक लंबी फेहरिस्त है जो आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं और इस आबकारी जो नीति लाए थे, आबकारी जो घोटाला हुआ था उसको लेकर के। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वो जो है गिरफ्तार होने से पहले ही उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि वो अपने को जो है पाक साफ बताते रहे हैं। तो ऐसे में जो है केजरीवाल अब खुद फंस गए हैं
और दिल्ली की जनता जो है उनके जो ईडी के जो अभी हिरासत में है, उस हिरासत के बाद दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं ममता, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। लेकिन उमिलेश, जैसे हमने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से एन पहले एक खबर आई झारखंड से, जहां हमने देखा हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। क्या सियासी दाव के तौर पर इससे आगे बढ़ा रही है आम आदमी पार्टी, चुनावों के चलते मौके का फायदा उठाना? जी बिल्कुल ममता, देखिए ऐसे कई मौके जो है हमने देखे हैं, क्योंकि हम लगातार इस तरीके की खबर करते रहे हैं। तो तमाम मीडिया में भी, आप मीडिया वालों ने भी देखा है, तमाम जनता ने भी देखा है कि कई जो राजनेता हैं उन राजनेताओं पे जो है कई बार आरोप लगे हैं और उन्होंने तमाम जांच को फेस किया है, उसके बाद वो बाहर आए हैं। अगर आरोपी रहे हैं तो उस तरीके से उनके साथ जो है कोर्ट और गिरफ्तार किया गया, अगर वो बरी हुए हैं तो उन्होंने उस तरीके से अपना वो किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपना अड़ियल रवैया, जैसे कि हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी कह रहे थे कि 9 बार जो है ईडी ने समन किया है और 9 बार तक जो है ईडी का समन को जो टालते रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं और केजरीवाल राजनीति के चलते ही ये सब दांव पेच खेल रहे हैं। मिलेश और गिरीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की जांच जारी है, ऐसे में और क्या खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं वो भी देखना होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज ईडी ने कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से कहा था कि अब उसे और रिमांड की जरूरत नहीं है। ऐसे में ईडी ने कविता को न्यायिक हिरासत में भेजने की अर्जी दी थी। ईडी की अर्जी के बाद आज कविता को 9 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जेल भेज दिया गया है। साथ ही कविता की अंतरिम जमानत पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। कविता के वकील ने कहा कि उनके बेटे की परीक्षा आज से शुरू हो रही है और वो अभी नाबालिग है। इस आधार पर अंतरिम जमानत पर कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, भले ही नियमित जमानत पर बाद में सुनवाई करे। ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। बीआरएस की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेता भी इसी मामले में जेल में हैं। और इस पर और जानकारी के लिए धीरज कुमार से हम बात करते हैं। तो धीरज, देखा जाए तो अब न्यायिक हिरासत में पहुंच चुकी हैं कविता, लेकिन जिस वक्त ईडी ने 23 मार्च को 5 दिन के लिए अर्जी दी थी कि रिमांड पे दिया जाए और 3 दिन अदालत ने दिए, तो उस वक्त ये बात कही गई थी कि कविता को अन्य आरोपियों के साथ और जो साक्ष्य हैं उनसे रूबरू कराने, सामने बिठाकर सवाल करने का अवसर चाहिए हमें। ऐसे में अभी तक जो ईडी की जांच है वो कहां तक, किस स्तर तक पहुंचती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने अभी खबर में बताया कि जो ईडी ने पहले ही कोर्ट को कह रखा था कि मुझे अब कविता का जो उनका जो रिमांड है हमें नहीं चाहिए और कविता को आप न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। चूँकि ईडी इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि जो कविता है वो साउथ की प्रभावशाली नेता है, वो जो है इस जांच को किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर सकती है, सबूत को नष्ट कर सकती है और जो अपने लॉबी के जरिए अपने इस केस को कमज़ोर कर सकती है। इसलिए ईडी का साफ तौर पर ये कहना था कि कविता को अब सीधे तौर पर जेल भेज दिया जाए। और एक जो बात है वो ईडी चाहती है कि इस जो शराब घोटाले में जो प्रमुख आरोपी सभी लोग हैं, इन सभी लोगों की एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठाकर इनसे जो प्रूफ कराया जाए, पूछताछ की जाए। इस लिहाज से भी ईडी ने कोर्ट में ये अर्जी दे रखा था कि हमें कविता की न्यायिक हिरासत चाहिए। और अभी जो कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले के मुताबिक कविता को 9 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि जो कविता के जो वकील थे उन्होंने एक अर्जी लगाई थी और उस अर्जी में उन्होंने उनके बेटे के परीक्षा की बात कही थी और साफ तौर पे कहा था कि अभी वो बच्चा नाबालिग है, उसका आज से उसकी परीक्षा शुरू हो रही है, तो इस आधार पे उनको अभी बेल दिया जाए। और वो बेल क्या कहते हैं कि बेल की अर्जी पर जो
कोर्ट ने अभी इस फैसले को सुरक्षित रखा है और ऐसा कहा गया है कि अब अगले 1 अप्रैल को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी कि और उस सुनवाई में अब देखने वाली बात होगी कि जो अर्जी जो ने दी है जो के कविता के वकील ने, उस अर्जी के आधार पर के कविता को बेल होता है या नहीं होता है। जी चलिए धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो जाहिर है कि के कविता को अब इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अर्जी को लेकर फैसला सुरक्षित, बेल को लेकर फैसला सुरक्षित। और अब मिड डे प्राइम में आइए रुक कर लेते हैं ताजा खबर का। भाजपा नेता और अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक अभिनेत्री और महिला होने के नाते या फिर तमाम महिलाएं जिनका कोई भी पेशा हो, वे सभी महिला सम्मान की पात्र हैं। किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। कंगना रनौत ने कहा है कि सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी मंडी की भावनाएं आहत की। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रिया श्रीनेत और एच.एस. अहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत और एच.एस. अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है, जिन्होंने कंगना रनौत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम सभी को महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करें। तो अब ये मामला गरमा रहा है और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की इस आपत्तिजनक पोस्ट पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि आयोग ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। पार्टी और नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को लिखा ही है और साथ ही रेखा शर्मा ने उम्मीद जताई कि सोनिया गांधी भी इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता के रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज़ कर सकती है। तो भाजपा की लोकसभा की उम्मीदवार कंगना रनौत, जिनके खिलाफ सुप्रिया श्रीनेत ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसे लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और ऐसे में मंडी सीट से क्योंकि कंगना रनौत उम्मीदवार हैं, तो उन पर जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इस मामले में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी कहा है कि किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और काबिले एतराज है। उन्होंने इस मामले में जांच और कार्रवाई करने की भी मांग की। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिले एतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो गरमा रहा है अब ये मामला। आइए अब मिड डे प्राइम में रुक कर लेते हैं राष्ट्रीय खबरों का।
और देश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो आइए बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर पंजाब से है, जहां चुनावी मैदान में अब भारतीय जनता पार्टी अकेले उतरेगी। और इस बात की जानकारी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। सुनील जाखड़ ने कहा कि लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जो काम किए हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। पहले पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब तस्वीर साफ है, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने खात्यां दे विच पहुंची है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता कमलनाथ की उपस्थिति में आज अपना नामांकन दाखिल किया। और नामांकन के बाद कांग्रेस नेता नकुल नाथ ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता मुझे फिर से अपना प्यार और आशीर्वाद देगी। मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे फिर से देगी। और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध भी है परिवार, और इसीलिए जनता उन पर फिर से विश्वास करेगी। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक संबंध है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना यूबीटी 16 नामों की सूची जारी कर सकती है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के समूह में शामिल कांग्रेस ने फिलहाल कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। एमवीए के एक अन्य घटक राकांपा शरद चंद्र पवार ने अभी तक अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि एमवीए इंडिया गठबंधन का सदस्य है, लेकिन अभी तक इसने अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एमवीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद सबसे अधिक है। और कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग में शामिल जनता दल सेक्युलर की कोर कमेटी की बैठक आज होने वाली है, और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जेडीएस मांड्या, हासन और कोलार लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी मांड्या से पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और कोर कमेटी की बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। वहीं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके करुणानिधि की बेटी और मौजूदा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की सांसद कनिमोड़ी एक बार फिर थूथुकुडी से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। कनिमोड़ी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। तो विभिन्न राज्यों में नामांकन की प्रक्रिया तेज हो रही है। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता दिलीप घोष दुर्गापुर वर्धमान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने आज से अपने चुनावी क्षेत्र में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार की शुरुआत भी कर दी है।
2024 की चुनौती में आज बस इतना ही। अन्य खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मिड डे प्राइम। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस के दौरे पर हैं। उन्होंने मनीला में फिलीपींस के विदेश सचिव एनरिक मनालो के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त रूप से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम न केवल महत्वपूर्ण समुद्री राष्ट्र हैं, बल्कि हम इंडो पैसिफिक के दो छोर पर हैं। उन्होंने कहा कि यह भी एक तथ्य है कि हम दो राष्ट्र हैं जो वैश्विक शिपिंग के लिए एक असाधारण प्रतिबद्धता रखते हैं। समुद्री सुरक्षा पर जोर देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जैसे जैसे हमारा रिश्ता बढ़ रहा है, रक्षा और सुरक्षा को देखना स्वाभाविक है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम सहयोग के अन्य पहलुओं को भी देखें। और करते हैं अगली खबर का। बांदा मंडल कारागार में कैद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की देर रात हालत बिगड़ने के बाद उन्हें सुबह 4 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। मुख्तार अंसारी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में फूलों की होली में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने नरसिम्हा भगवान की शोभा यात्रा में भी भाग लिया। तो आज होली के रंग में रंगे दिखे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए अब देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसके साथ ही देश में अब अरबपतियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के मुताबिक देश में 1319 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक दौलत है। एक साल में इस लिस्ट में शामिल लोगों की संख्या में 216 की बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में 278 लोगों को पहली बार जगह मिली है और ये पहला मौका है जब इस लिस्ट में शामिल लोगों की संख्या 1300 के पार कर गई है। पिछले 5 वर्षों में इस संख्या में 76% की तेजी आई। दूसरी ओर चीन और ब्रिटेन में अरबपतियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि यूरोप में अभी स्थिरता देखी गई है। हुरुन ग्लोबल के चेयरमैन रूपर्ट हुगेवर्फ ने कहा है कि ये ट्रेंड ग्रोथ में महत्वपूर्ण असमानताओं को दिखाता है। हुरुन ग्लोबल एक रिसर्च ग्रुप है जो दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट प्रकाशित करता है। 1998 से अमीरों के आंकड़े जुटाने वाले हुगेवर्फ का कहना है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय कारोबारियों में काफी अधिक आत्मविश्वास दिखता है। उन्होंने कहा कि भारत में कारोबारी मानते हैं कि अगला साल बेहतर होगा, जबकि चीन में उन्हें लगता है कि अगला साल बदतर होगा। यूरोप में भी कुछ खास उम्मीद नहीं दिखती है।
तो वैसे देखें तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों का सकारात्मक अनुमान हो या फिर बढ़ता विदेशी निवेश, भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। तेज गति से हुए आर्थिक विकास ने रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाया है और इसी वजह से संगठित कार्यबल में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती नजर आ रही है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के सकारात्मक अनुमान हो या फिर बढ़ता विदेशी निवेश, भारत आज एक मजबूत स्थिति में है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लगातार गिर रहे चीनी बाजार का विकल्प तलाश रहे हैं और भारत उसके लिए अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में भारत की जमकर तारीफ की। WEF के वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली केंद्र के प्रमुख मैथ्यू ब्लेक ने कहा कि नीतिगत बदलावों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की वजह से भारत वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है। IMF ने भी भारत के ग्रोथ रेट को रिवाइज कर बढ़ाया, तो वहीं मूडीज जैसी कई रेटिंग एजेंसियों ने अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर ग्रोथ रेट में इजाफा किया है। वहीं बेहतर आर्थिक विकास रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में 16.02 लाख सदस्य जोड़े गए हैं। वहीं जनवरी 2024 में पहली बार करीब 8.08 लाख सदस्यों ने नामांकन कराया है। आंकड़ों के मुताबिक इनमें 18 से 25 आयु वर्ग के सदस्य ज्यादा हैं। इन नए सदस्यों में करीब 2.05 लाख नई महिला सदस्य हैं, जो संगठित कार्यबल में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को दर्शाता है। और यही वजह है कि भारत दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल आपको सीधे प्रसारण के लिए चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। दिए गए, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल डिक्टेट which is being given from the top to carry on giving these type of dastardly statements, not only against Prime Minister Shri Narendra Modi ji, but going to the extent of creating a divisive mindset among the people of the country. यानी अब सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अवमानना और इसके बयान से आगे बढ़कर भारत के अंदर विभेदकारी, विभाजनकारी और राष्ट्र के विरोध तक जाने वाले, राष्ट्र की एकता पर आघात करने वाले बयानों तक आ गए। और कई बार ये लोग किस प्रकार का ज्ञान देते हैं, यही समझ से परे है। देखिए देश को कैसे भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अभी केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनारी विजयन ने सीए के ऊपर बोलते बोलते एक बहुत विचित्र बयान दिया। यह बयान जितना विचित्र है उतना ही स्पष्ट इसकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे, इसलिए क्या इस नारे को त्याग देंगे? पहली विभाजनकारी मानसिकता यही है कि यह भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, ये नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिसका उल्लेख वो कर रहे थे वो दीवान अजीमुल्ला खां, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दीवान थे, उस पेशवाई साम्राज्य के जिसे भारत के इतिहास में हिंदू पद पातशाही कहा जाता है। तो देखिए आधा अधूरा ज्ञान, टकराव करने के लिए सब कुछ। तो मैं इंडी गठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी और श्री पिनारी विजयन के ज्ञान में और अभिवृद्धि करते हुए बता देना चाहता हूं कि वंदे मातरम
जो आनंद मठ में लिखा गया, उसका सबसे पहले राजनीतिक मंच के ऊपर जो गायन हुआ वो 1895 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में हुआ और जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये सब भारत की एकता के प्रतीक थे, मगर सियासत के मकड़ जाल में इन लोगों ने इन चीजों को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया कि भारत की एकता के प्रतीक उद्घोषों को सांप्रदायिकता का प्रतीक बनाने का प्रयास किया, और जो चाल 100 साल पहले थी वो आज 100 साल बाद भी वही फितरत है। तो आप देख रहे थे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता, जहां भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए विभाजनकारी बयान को लेकर सामने तथ्य रख रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से इंडी गठबंधन के नेता लगातार विभाजनकारी बयान दे रहे हैं। और मिड डे प्राइम में आइए रुख कर लेते हैं खेल जगत की खबरों का, और ये खबरें लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव। तो गौरव, क्या कुछ खास है आज खेल खबरों में? शुक्रिया ममता। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे आईपीएल की खबरों के साथ, क्योंकि आईपीएल का जो 17वां सीजन है वो 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में आज इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो आमने सामने हैं। चेन्नई और गुजरात की टीम ने इस सीजन में अब तक एक मैच खेले हैं, जिसमें दोनों को जीत मिली है। आज के मैच में दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि अपनी जीत की लय को दोनों बरकरार रखना चाहेंगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का फुल शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। इस बार पूरा सीजन भारत में ही खेला जाएगा। फुल शेड्यूल के मुताबिक आईपीएल का फाइनल मुकाबला 26 मई को होगा। आईपीएल 2024 फुल शेड्यूल में लीग मैचों के साथ ही प्लेऑफ और फाइनल की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ मैच जो हैं वो 21 मई से शुरू होंगे, जबकि लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 19 मई को होगा। अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत आज से होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और युवा शटलर लक्ष्य सेन भारतीय दल की चुनौती की अगुवाई करेंगे। इस सीजन में पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ टूर का खिताब हासिल नहीं कर पाई हैं। हालांकि वे बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं। और अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की। भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने टी20 करियर में 100वां अर्धशतक लगा दिया है। विराट ने आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में अपना 100वां अर्धशतक जड़ा। इसके साथ ही कोहली 100 अर्धशतक लगाने के मामले में एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली टी20 में 100वीं बार 50 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बैटर भी हैं। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की, जहां पर पोलैंड की ईगा श्वांतेक का सफर जो है वो मियामी ओपन में समाप्त हो गया है। श्वांतेक को रूस की एकातरीना अलेक्जेंड्रोवा ने 6-4, 6-2 से मात दी। तो ममता, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन खेल खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। आइए रुक कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट पीएनएस सिद्दीकी पर हमला हुआ है। इस नौसैनिक हवाई स्टेशन पर कुछ समय तक गोलीबारी हुई और वहीं इस क्षेत्र में कई बम धमाकों की भी सूचना मिली है। स्थानीय न्यूज प्लेटफॉर्म द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने ली है। मालूम हो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान प्रांत में चीन के निवेश का लगातार विरोध करती रहती है और चीन और पाकिस्तान पर क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने का भी आरोप लगाती है। बीएलए ने दावा किया है कि उसके लड़ाके एयरबेस में घुस गए हैं। वहीं हमले के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी कैच ने टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत में आपातकाल लगा दिया है और सभी डॉक्टर्स को तुरंत ड्यूटी पर आने का आदेश दिया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने पिछले रुख से हटकर इस बार वीटो नहीं किया है। सुरक्षा परिषद ने सभी बंधकों को तत्काल और बिना शर्त उनकी रिहाई की भी मांग की है। कई असफल प्रयासों के बाद अक्टूबर में लड़ाई शुरू होने के बाद ये पहली बार है कि परिषद ने संघर्ष विराम का आह्वान किया है। अमेरिका का ये कदम गाजा में युद्ध के मुद्दे पर उसके इजराइल से बढ़ते मतभेद का संकेत दे रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने अपने पिछले रुख को छोड़ दिया है। उसने कहा कि अफसोस की बात है कि अमेरिका ने नए प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया। इससे बंधकों को रिहा कराने के प्रयासों को नुकसान पहुंचा है। इससे हमास को उम्मीद है कि वो बंदियों को रिहा किए बिना संघर्ष विराम हासिल करने के लिए इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में इस सप्ताह होने वाली इजरायली प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठक रद्द करने का फैसला किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गाजा में जब तक बंधकों को रखा जाएगा वो लड़ाई नहीं रोकेगा। और अब बात होली की करें तो होली की मस्ती लोगों पर कल भी दिखी और आज भी दिख रही है, और इसी सिलसिले में आपको दिखाते हैं पुष्कर की होली। तो ये थी होली की कुछ झलकियां आपके समक्ष, और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे डीडी न्यूज के साथ। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।